हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो विभाजन है वह प्राणियों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है और साथ ही साथ जनन भी हमें देखने को मिलता है। विभाजन के बारे में अगर हम बात करें तो विभाजन सभी कोशिकाओं में निरंतर होता रहता है। ओनली जो नर्व सेल्स और मसल सेल्स जो होती हैं इनमें बर्थ के बाद में डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता। कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन पाया जाता है ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और थर्ड है अर्धसूत्री विभाजन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन हमें गोनाड्स, मसल सेल्स और नर्व सेल्स को छोड़ करके जितनी भी जो सोमेटिक सेल्स हैं इनमें देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा शरीर की वृद्धि और अंगों का रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। जो माइटोसिस का जो टाइमिंग है यह डिफरेंट स्पीसीज में उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में स्ट्रासबर्गर ने, वहीं जंतु कोशिकाओं में फ्लेमिंग ने देखा था। फ्लेमिंग ने ही इसे माइटोसिस नाम दिया। अगर हम समसूत्री विभाजन के बारे में बात करें तो इस विभाजन के अंतर्गत जो जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम्स हैं ये संख्या में दोगुने होकर के इस प्रकार विभाजित होते हैं कि जो नवजात जो 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं इनमें गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन हमें केवल यूकेरियोट्स में देखने को मिलता है। यह विभाजन मुख्यतः द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में होता है। कभी कभी अगुणित कोशिकाओं में भी यह हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के विभाजन को हम अगुणित समसूत्री विभाजन हैप्लॉइड माइटोसिस कहते हैं। एक सजीव के जीवन काल में यह विभाजन कई बार दोहराया जाता है। इसमें जीन विनिमय नहीं होता। माइटोसिस के अगर प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो यह इसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला है केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस और दूसरा प्रोसेस है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत 2 प्रावस्थाएं होती हैं, इंटरफेज और जो एम फेज है, माइटोसिस जो फेज है, ये दोनों प्रावस्थाएं कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत आती हैं। वहीं साइटोकाइनेसिस जो है वह पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट के द्वारा और जंतु कोशिकाओं में क्लीवेज के द्वारा हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरफेज, जो केंद्रक विभाजन की पहली प्रावस्था है इंटरफेज, इसको हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेज जो अंतरावस्था भी जिसे हम जानते हैं अंतरावस्था के नाम से, यह केंद्रक के विभाजन हेतु तैयारी की अवस्था होती है। केंद्रक की 2 उत्तरोत्तर विभाजनशील प्रावस्थाओं के मध्य बीतने वाली जो अवस्था होती है उसे हम अंतरावस्था कहते हैं। इसे पहले रेस्टिंग फेज भी कहा जाता था। इस प्रक्रिया के दौरान केंद्रक का कोई दृश्यमान विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है। इस समय तीव्र उपापचय सक्रियता होती है और डिफरेंट जो उपापचय पदार्थ है, डीएनए, प्रोटीन्स, आरएनए, एंजाइम और अदर जो मटेरियल हैं उनका सिंथेसिस और संग्रहण हमें देखने को मिलता है। ये पदार्थ कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को विभाजन के योग्य बनाते हैं। अंतरावस्था के केंद्रक को हम इंटरफेज या मेटाबॉलिक न्यूक्लियस कहते हैं। अंतरावस्था को हम 3 प्रावस्थाओं में डिस्कस करेंगे, जीवन प्रावस्था, एस प्रावस्था और G2 प्रावस्था। जीवन जो प्रावस्था है इसे हम फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या पोस्ट माइटोटिक गैप फेज के नाम से जानते हैं। जीवन प्रावस्था कोशिका के पूर्व विभाजन से निर्मित पुत्री कोशिकाओं के जन्म से प्रारंभ होकर एस प्रावस्था के प्रारंभ होने तक मानी जाती है। इस प्रावस्था के दौरान
पुत्री कोशिकाओं के आकार का संश्लेषण होता है जो कि डीएनए की संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जैसे इस प्रक्रिया के दौरान आरएनए, प्रोटीन्स और एंजाइम का संश्लेषण हमें देखने को मिलता है। इस प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है। अगर हम टाइमिंग की बारे में ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो जीवन की जो समयावधि होती है यह काफ़ी परिवर्तनशील होती है। सेकंड जो फेज़ आता है जीवन फेज़ के बाद में वह फेज है एस फेज या हम इसे कहते हैं सिंथेटिक फेज। इस फेज के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है, अतः गुणसूत्रों की पुनरावृत्ति का होना इस प्रावस्था का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जीवन जो प्रावस्था है इसके दौरान जो प्योरिन्स और पिरिमिडिन्स जो न्यूक्लियोटाइड एंजाइम हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनका संश्लेषण हुआ था। ये एंजाइमों द्वारा संयोजित होते हैं और जिससे एस प्रावस्था में डीएनए की जो क्वांटिटी है वह लगभग डबल यहाँ हमें देखने को मिलती है। जीवन अवस्था की से अगर हम कंपैरिजन करें तो एस जो प्रावस्था होती है यह छोटी होती है। नेक्स्ट जो थर्ड फेज है वह है G2 प्रावस्था। इसे हम सेकंड ग्रोथ पीरियड या प्री माइटोटिक गैप फेज कहते हैं। एस और एम प्रावस्था के बीच की अवधि को हम G2 प्रावस्था कहते हैं। इसके दौरान कोशिका के आयतन में और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। डीएनए का जो संश्लेषण एस फेज के दौरान होता है वह रुक जाता है, लेकिन इस फेज के दौरान प्रोटीन्स और डिफरेंट जो आरएनएज हैं इनका जो सिंथेसिस है वह जारी रहता है। अंतरावस्था के दौरान केंद्रक में स्पष्ट जो क्रोमोसोम्स हैं वह हमें दिखाई नहीं देते, बल्कि ये क्रोमेटिन जाल के रूप में बिखरे हुए रहते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप इंटरफेज में जो क्रोमेटिन के जो जाल हैं इनको देख सकते हैं। अब जो जैसे ही इंटरफेज की तीनों प्रावस्थाएं G1, S और G2 प्रावस्था ख़त्म होती है तो इसके बाद में फेज आता है M फेज या माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में हमने अभी देखा कि इसके अंदर 4 प्रावस्थाएं होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो एक एक करके हम ये प्रावस्थाएं डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फेज है वह है प्रोफेज। इस प्रावस्था में जो सेल है वह गोलाकार हो जाती है और साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी और रिफ्रैक्टिविटी जो होती है वह बढ़ जाती है। जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य, इसकी शांता और अपवर्तकता बढ़ जाती है। अकुंडलित एवं फैले हुए क्रोमेटिन पदार्थ का यहाँ पे निर्जलीकरण, कुंडलन तथा संकुचन होता है, जिससे लंबाई में छोटे लेकिन मोटे स्पष्ट अभिरंजन योग्य सूत्र यहाँ बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और इनका जो नंबर होता है वह फिक्स होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 लंबे क्रोमेटिड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये सेंट्रोमियर से गुणसूत्री बिंदु से संयुक्त रहते हैं। इस समय हम क्रोमोसोम को डायड या द्विलक कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 क्रोमोनीमा होते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो एक डायड के अंदर हमें 4 क्रोमोनीमा देखने को मिलते हैं। गुणसूत्रों के चारों ओर प्रोटीन की बनी हुई मैट्रिक्स जमा हो जाती है, जिससे ये और भी अधिक हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वह दुर्बल और क्षीण होने लगती है। न्यूक्लियोलस भी क्षीण और अस्पष्ट हो जाता है। अधिकतर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है वह प्रोफेज के एंडिंग में जाते जाते लुप्त हो जाता है। पहले केंद्रिक लुप्त होता है और इस अवस्था के अंत में गुणसूत्र इक्वेटर की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। प्रोफेज के बाद में सेकंड जो फेज आती है वह फेज है मध्यावस्था या मेटाफेज। केंद्रिक तथा केंद्रीय जो पदार्थ होते हैं न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसका कुछ अंश शेष होता अगर रहता है तो वह भी पूरी तरह इस अवस्था में खत्म हो जाता है, जिससे कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य के मध्य
किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं रहता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह पूरी तरह से डिसोल्व यहाँ पे हो जाती है। मेटाफेज के प्रारंभ में तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है, और ये जो तर्कु तंतु होते हैं ये दोनों ध्रुवों के जो दोनों पोल्स हैं इनके बीच में प्रसारित रहते हैं। डायग्राम्स के अंदर जो तर्कु तंतु हैं उनको आप देख सकते हैं। गुणसूत्रों में और भी अधिक कुंडलन और संकुचन होता है, जिससे ये अधिक मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सर्वाधिक मोटे होते हैं। समस्त जो क्रोमोसोम्स हैं ये कोशिका के मिड में जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है, मेटाफेजिक जो प्लेट होती है उसका निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर तर्कु तंतुओं से संयुक्त हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके जो सेंट्रोमियर हैं ये क्या होते हैं, तर्कु तंतुओं से संयुक्त हो जाते हैं और पंक्तिबद्ध हो जाते हैं, जबकि जो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं ये साइटोप्लाज्म की ओर फैली हुई रहती है। क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके कारण ये सेंट्रोमियर के दोनों ओर एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। इस कारण मेटासेंट्रिक प्रकार के क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमें V, J या I की आकृति के दिखाई देते हैं। मेटाफेजिक प्लेट में छोटे क्रोमोसोम्स मिड में, जबकि जो बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेरिफेरल एरिया में व्यवस्थित होते हैं। मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट जो थर्ड फेज है वह है एनाफेज। एनाफेज के दौरान प्रत्येक जो द्विलक जो डायड क्रोमोसोम्स हैं इनके सेंट्रोमियर में अनुप्रस्थ विभाजन हमें देखने को मिलता है, जिससे दोनों क्रोमेटिड जो होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और हमें दो एक युगली या हम कहें मोनोवैलेंट क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं और प्रत्येक के पास में अपना सेंट्रोमियर होता है। गुणसूत्र बिंदु तर्कु तंतुओं के सहारे विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं और साथ में जो क्रोमेटिड की भुजाएं होती हैं ये भी हमें देखने को मिलती हैं। इसमें क्रोमोसोम्स के मेटाफेजिक प्लेट में से ध्रुवों की ओर गति को हम एनाफेजिक मूवमेंट कहते हैं। एनाफेज जो स्टेज होती है इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक जो प्लेट है इससे पोल्स की ओर मूवमेंट करते हैं और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एनाफेजिक मूवमेंट। और इसी प्रावस्था के दौरान जो एनाफेज है इसी के दौरान जो द्विगुणित कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या चतुर्गुणित हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट फेज है फोर्थ फेज, टीलोफेज। टीलोफेज के दौरान केंद्रक में इंटरफेज के दौरान जो स्थिति थी वही स्थिति पुनः प्राप्त कर ली जाती है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस फेज के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो प्रोफेज के जस्ट अपोजिट होंगी। इस प्रावस्था के दौरान प्रारंभ में पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं। जो डॉटर जो क्रोमोसोम्स बनी हैं ये पोल्स पे पहुंच चुकी होती है और तर्कु तंतुओं की जो जैल अवस्था थी वह सोल अवस्था में चेंज हो जाती है, जिससे तंतु लुप्त हो जाते हैं। दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों ओर हमें नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण देखने को मिलता है। एक गुणसूत्र युग्म के प्राथमिक संकीर्ण या केंद्रिक संगठन में केंद्रिक जो न्यूक्लियोलस होता है वह पुनः प्रकट हो जाता है। गुणसूत्रों के जो कुंडलन होते हैं वे खुल जाते हैं, जिससे ये बारीक हो जाते हैं। ये बारीक रेशों के समान अस्पष्ट हो जाते हैं और अंत में क्रोमेटिन जाल में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि इंटरफेज में हमें देखने को मिला था। इस स्थिति में अगर हम अभिरंजन करें तो ये एसिटोकार्बिन से भी अभिरंजन नहीं हो पाते। इस प्रकार टीलोफेज में दो हमें नवजात पुत्री केंद्रक देखने को मिलते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह जनक केंद्रक के बराबर होती है। जो क्रोमोसोम्स का नंबर है दोनों जो डॉटर सेल्स हैं इनके अंदर बराबर होगा, जो जनक केंद्रक है उसके बराबर इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हमें देखने को मिलेगा। माइटोसिस की जो चारों प्रावस्थाएं होती हैं इनकी जो अवधि होती है यह विभिन्न जातियों में कोशिका और परिस्थिति में भिन्न भिन्न होती है। इन चारों प्रावस्थाओं में जो प्रोपेज प्रावस्था होती है वह सर्वाधिक लंबी प्रावस्था होती है। इस प्रकार
कैरियोकाइनेसिस के बाद में माइटोसिस का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, वह है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन केंद्रक विभाजन के जस्ट बाद में होता है। जंतु कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो क्लीवेज के द्वारा यह विभाजन होता है, वहीं पादप कोशिकाओं में सेल प्लेट के फॉर्मेशन से यह विभाजन हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन के महत्व के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो माइटोसिस है इसका पहला सिग्निफिकेंस है कि यह सभी जो सजीव कोशिकाएं हैं, प्लांट सेल्स हो या एनिमल सेल्स हो, इनमें वृद्धि कोशिका विभाजन और वृद्धि कोशिका विभाजन कोशिका विभेदन के रूप में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। सेकंड सिग्निफिकेंस है कि माइटोसिस के द्वारा संतति कोशिकाओं में एक रूपता बनाई रखी जाती है। माइटोसिस के द्वारा दो ऐसी संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जो कि क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली आपस में समान होती है तथा जनक कोशिकाओं के समरूप रहती है। थर्ड सिग्निफिकेंस है डेवलपमेंट, परिवर्धन। सजीवों का जो निर्माण है वह नॉर्मली जाइगोट से होता है, अतः जाइगोट से संपूर्ण जीव का डेवलपमेंट माइटोसिस पर डिपेंड करता है। फोर्थ सिग्निफिकेंस है कोशिका का सतह आयतन अनुपात। सूत्र विभाजन द्वारा कोशिका उपयुक्त सतह आयतन अनुपात पुनः प्राप्त कर लेती है। फिफ्थ सिग्निफिकेंस है गुणसूत्रों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस द्वारा निर्मित दो पुत्री कोशिकाओं के केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के बराबर होती है। इस प्रकार भावी पीढ़ी की कोशिकाएं गुणसूत्रों की संख्या एवं लक्षणों में प्रथम जनक कोशिकाओं के समान होती हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। केंद्रक कोशिका द्रव्य जो अनुपात है वह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक की मात्रा के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है, और अगर कोशिका द्रव्य की मात्रा सामान्य से बहुत ही ज़्यादा अधिक या बहुत कम हो जाती है तो हमें केंद्रक का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। जबकि माइटोसिस के द्वारा इन पदार्थों का केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है उसको निश्चित सीमा में बनाए रखा जाता है। सेवंथ सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का रिपेयरिंग, मरम्मत में। माइटोसिस के द्वारा जीवन में जो सेल्स हैं इनमें केवल ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलती, बल्कि जो पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं या जो अंग होते हैं उन्हें युवा कोशिकाओं के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, घावों की मरम्मत की जाती है, और क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनमें रीजनरेशन माइटोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विभाजन के अंदर माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन है उसे पढ़ा, उसकी जो प्रावस्थाएं हैं, केंद्र के विभाजन प्रावस्थाएं और कोशिका द्रव्य विभाजन दोनों को के बारे में देखा, और साथ ही साथ माइटोसिस समसूत्री विभाजन के जो सिग्निफिकेंस है उन्हें हमने पढ़ा। थैंक यू।